ये एक कहानी आज आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप लोग कहीं न कहीं ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि कोई किस तरीके से ऐसे इतने पवित्र रिश्ते के कलंकित कर सकता है। जैसे चाची का रिश्ता होता है, जो माँ के समान रिश्ता होता है, और एक भतीजे ने अपनी चाची के साथ ही दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया है, और कहीं न कहीं उसने ऐसे माँ के जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित करने में और तार-तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों की रूह काँप जाएगी और कहीं न कहीं ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि किस तरीके से एक जो भतीजा है वो अपनी चाची के साथ चाची के लिए बुरी नीयत रखता है और चाची के साथ ऐसे अवैध संबंध जैसे बनाने की कोशिश करता है, और कहीं न कहीं जो माँ के समान एक चाची है उसके साथ छेड़खानी कर देता है। सोती हुई चाची के साथ वो बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर देता है। तो चलते हैं कहानी में आगे। कहानी में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी अपना जो यूट्यूब परिवार है बहुत छोटा है और आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपने इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा की, जहाँ पर अमरोहा में एक थाना डिंडोली पड़ता है, जहाँ के निवासी थे। वहाँ पर एक मतलब जो ये जिसके साथ ये छेड़खानी हुई थी, उसका पति जो था वो देहरादून में मजदूरी करने के लिए जाता था। एक अच्छा खासा इनका परिवार मजदूर वर्ग का परिवार था, जो कि अपना गुजर बसर जो था उसका पति बाहर कमा करके ही अपने परिवार का लालन पालन करता था। और कहीं न कहीं जो उसकी जो पत्नी थी वो अपने बच्चों के साथ अपने गाँव में अकेली ही रहती थी। उसके 2 बच्चे भी थे, और जो उसका भतीजा था उसकी नज़र कई दिनों से अपनी चाची के ऊपर जो बुरी नीयत थी, वो कई दिनों से चाची उसकी नोट कर रही थी। कहीं न कहीं यह तर्क लगा रही थी कि मेरे साइड इस तरीके से क्यों देखता है और मेरे ऊपर इस तरीके की इसकी बुरी नीयत क्यों है। तो कुछ दिनों तक तो उसने सोचा हो सकता है कहीं न कहीं ये हो सकता है ऐसे ही मुझे वहम हुआ हो या मेरे साथ ऐसे ही कुछ हँसी मज़ाक करता हो। लेकिन एक दिन जब उसने अपनी चाची के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की, तो उस दिन सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। और जो आस पड़ोस में रहते थे, जब सब लोगों ने अब घटना सुनी, तो उनको कहीं न कहीं ऐसा लगा कि एक चाची और एक जो भतीजा होता है, इनका जो रिश्ता होता है, कहीं न कहीं देखा जाए आज के दौर में जो चाची और भतीजे होता है, पहले से ही देखा जाए तो ये माँ और बेटे की तरह इनका रिश्ता होता है। और इतना पवित्र रिश्ता होता है कि माँ और बेटा जैसे रहते हैं, वैसे एक चाची और भतीजा रहता है। तो यह जो घटना है, ये घटना एक ऐसी निर्दयी घटना है जिसमें सुनकर सभी की रूह काँप जाएगी। कहीं न कहीं सोचने पर ये मजबूर हो जाओगे कि जो रिश्ते होते हैं, इन रिश्तों को किस तरीके से आज का मानव जो है वो कलंकित कर रहा है, और कहीं न कहीं अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए, अपनी हवस मिटाने के लिए, किसी को भी अपना शिकार बनाने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे ही इस घटना में घटित हुआ है, जो कि उसकी चाची थी, वो अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवा रही थी और कहीं न कहीं अपने परिवार के साथ हँसी खुशी से रह रही थी। उसका जो पति था वो बाहर जा कर के कमा करके जो भी आय इनकम उसकी होती थी अपने घर पर भेज देती थी, और घर पर भेजने के बाद वो उसकी बेटी थी और बच्चे थे और उसकी पत्नी थी, वो अपना गुजर बसर कर रहे थे। उसका पति महीने के लिए 2 महीने के लिए बाहर जाता था काम वगैरह करने के लिए, फिर 15-10 दिन के लिए घर पर भी आता था। लेकिन जब उसका जो भतीजा था, उसकी कई दिनों से उसके ऊपर ऐसी नीयत थी, और इस नीयत से कई दिनों से अपनी चाची को देख रहा था। उसे बस तलाश थी एक मौके की, और जब उसे वो मौका मिला तो उसने उस मौके को नहीं छोड़ा, और कहीं न कहीं अपना जो उसके मन में चल रहा था उसको पूरा करने के लिए वो चाची के घर में रात के 12 बजे दीवार को फांद करके कूद पड़ा। जैसे ही चाची के घर में वो कूदता है, जाता है अपनी चाची के घर में, चाची आंगन में सो रही थी बच्चों के साथ, और काफ़ी टाइम हो चुका था, रात के 12-1 बजे हुए थे। उस समय पे दीवार फांद करके अपनी चाची के घर में कूद जाता है और चाची को पकड़ लेता है और चाची के साथ अभद्र व्यवहार करने लगता है, और उसकी जो उसके साथ झीना झपटी करता है, उसको ऐसे ट्रीट करता है जैसे कोई रेप करने के लिए एक अपराधी करता है। तो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, उससे उसके शारीरिक जो शरीर होता है उसको छूता भी है, और काफ़ी इसका चाची विरोध करती है। अब चाची उसके विरोध करती है। विरोध में जब उसका जो जो भतीजा था, उसकी जो मम्मी आ जाती है तो उल्टा अपने बेटे को समझाने की बजाय उसकी चाची से ही लड़ने लगती है, उसको उल्टा सीधा बोलने लगती है। जब धीरे धीरे यह पूरी शोर शराबा होने लगता है, तो अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते थे उनकी भी नींद कहीं ना कहीं खुल जाती है, और पूरा जमावड़ा वहाँ पर लग जाता है। जब पूरा जमावड़ा वहाँ पर लग जाता है, जमावड़ा लगने के बाद तरह तरह की बातें होने लगती है कि किस तरीके की ये चाची है जो अपने भतीजे को ही इस जाल में फंसा रही है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कैसा भतीजा है अपनी चाची के साथ इस तरीके से
मतलब पेश आ रहा है और अपनी चाची को ही अपनी हवस का शिकार बना रहा है। अब इंसान है, इंसान कई तरह के होते हैं, किसी का दिमाग सही चलता है, किसी का दिमाग उल्टा चलता है। तो कोई किस तरीके से बात करता है, कोई किसी तरीके से बात करता है। इस तरीके का आपस में बातचीत चलने लगती है और इतने में सुबह का टाइम हो जाता है तो चाची बर्दाश्त नहीं करती और गांव में जो पंचायत वगैरह होती है, पंचायत जोड़ लेती है और पंचायत में कुछ मुखिया वगैरह होते हैं, वो आते हैं और गांव के कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और चाची के ऊपर दबाव डालने लगते हैं कि कहीं ना कहीं लड़का गलत नहीं हो सकता है और ये तुम्हारी ही गलती है, तुमने ही इसको कुछ ऐसा थोड़ा बहुत व्यवहार किया होगा, इस वजह से इस लड़के की नीयत डोल गई और तुम्हारे कमरे में घर के अंदर रात के 12 बजे के अंधेरे में घुस आया। अगर तुम इसको क्लू नहीं देती तो ये अंदर आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं करता। तो कहीं ना कहीं उसकी चाची की जो आशा थी वो पंचायत से भी निराशा के रूप में बदल जाती है। फिर वो अपने पति को फ़ोन करती है, पति को कहती है कि मेरे साथ तुम्हारे भतीजे ने इस तरीके का कृत्य करने की कोशिश की है और अब मैं अपनी जान देने के लिए जा रही हूँ। तो उसका जो पति होता है वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें पूरी ज़िंदगी अपने पास रखूंगा, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ हो। तो इस जब उसका पति इतना कहता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो आशा होती है वो बंध जाती है और अपने पति के ऊपर विश्वास करके वो वहाँ रुक जाती है। उसका पति 2 से 3 दिन में घर पर आ जाता है रिटर्न आने के बाद फिर ये दोनों अपने पत्नी को लेकर के वो अपने जो बगल का पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर कोतवाली लगती है, कोतवाली जो डिंडोली कोतवाली थी वहाँ पर जाते हैं और इस घटना का पूरा लेखा जोखा वहाँ पर सुनाते हैं। तो पुलिस भी कहीं ना कहीं इसमें एक्शन लेने से मुकर जाती है। फिर एक्शन पुलिस भी नहीं इस पर लेती है, लेकिन जब पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो फिर भी वो लोग अपना जो साहस था वो नहीं खोते और अपने न्याय के लिए वो कोर्ट तक चले जाते हैं। अदालत में जाने के बाद अदालत में ये लोग जाते हैं, जज साहब के सामने अपनी पूरी आपबीती सुनाते हैं जो इनके ऊपर घटित हुआ था, जो उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी हुई थी, जो इतनी रात के अंधेरे में उसके साथ इस तरीके का कृत्य घटित करने की कोशिश की थी उसके भतीजे के द्वारा। तो ये सब कुछ जज को सुनाते हैं। जज वहाँ से एक चार्जशीट तैयार करता है, वहाँ से जो थाना था वहाँ पर थाने में भेजता है कि इनकी रिपोर्ट लिखी जाए, इनके साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ है, इसके साथ इस तरीके की घटना घटित हुई है, एक सगी भतीजी ने ही चाची का रेप करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं फिर पुलिस भी एक्शन लेती है और इसकी जांच में जुट जाती है। पुलिस जांच में जुट जाती है, पुलिस को जांच में पाया जाता है कि ये घटना सत्य है और जब जांच में ये घटना सही पाई जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरा एक्शन लेती है और गाँव वालों से भी पूछा जाता है, जो गाँव वाले आस पड़ोस में थे, जो अगल बगल के रहने वाले थे, उनसे भी पूछा जाता है कि किस तरीके का कृत्य घटित हुआ था। जब वहाँ उनसे पूछा जाता है तो वो लोग बताते हैं कि रात के तकरीबन 2 बजे होंगे, उस समय पर इन लोगों का शोर शराबा हमें सुनाई दिया। शोर शराबा सुनाई देने के बाद हम लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे हुए तो जो इसकी पत्नी है इसने बताया कि इसका जो भतीजा है वो मेरे कमरे में मेरे आंगन में रात के 12 बजे घुस आया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मेरे बच्चे भी बगल में सो रहे थे और कह रहा था अगर मेरे साथ अवैध संबंध नहीं बना रही हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इस तरीके की धमकी भी मुझे दी गई है। तो ऐसा सब कुछ बगल वालों ने भी उसको बताया तो पुलिस को पूरा बिलीव हो गया तो कहीं ना कहीं इसने जुर्म किया है। उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर पुलिस पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद अभी भी इसकी जांच पड़ताल ही चल रही है। शायद हो सकता है अभी जितना न्यूज़ में उसमें मैंने पढ़ा था वो आप लोगों के बीच में मैंने सुनाया है और आगे का जो इसकी अपडेट मिलती है तो मैं आप लोगों को दूसरे पार्ट में इसका जो अपडेट है वो लेकर आऊँगा। लेकिन गाइस अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है स्टोरियों कहानियों को बनाने में, थोड़ा मेरे पास जो इसके सिस्टम वगैरह होते हैं, जो स्टैंड वगैरह वो मेरे पास नहीं है। तो मैं घर पे छत के ऊपर बैठ कर के ये ऐसे स्टोरी वगैरह बनाता रहता हूँ। अगर आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट रहा तो एक दिन अपना भी बड़ा स्टूडियो होगा और अपना भी एक अच्छा खासा जो स्टैंडर्ड होता है वीडियो बनाने का वो होगा। अभी आप लोगों को इतने में खुश होना पड़ेगा और आप लोगों को मेरा सहयोग करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा। आप लोगों के बीच में मैं अच्छे तरीके से स्टोरियों का सिलसिला आगे रखूँगा क्योंकि अभी थोड़ा बोलने का एक्सपीरियंस भी उतना ज़्यादा है नहीं। तो आप लोगों को ही सिखाना है सब कुछ। आप लोग मेरी कमियाँ बताओ, कमेंट में बताओ कि आपकी ये कमी है तो मैं उसको भी पूरी तरीके से सुधारने की कोशिश करूँगा। और गाइस शुरुआत में हर कोई सीख कर नहीं आता है, आप लोगों को ही सिखाना पड़ेगा क्योंकि जब काम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं। और आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट का अगर अच्छा तरीके से मेरे ऊपर सहयोग और सपोर्ट बना रहेगा तो मैं आप लोगों के बीच में अच्छे से अच्छी स्टोरियां और कहानियां लाता रहूँगा। क्योंकि गाइस मैं एक छोटे से गांव से हूं, आप लोगों को मैंने आज तक अपना पूरा परिचय नहीं दिया। तो मेरा नाम संजय है, वैसे आप लोगों को पता ही होगा मेरे चैनल का नाम संजय क्राइम सफ़र है। तो मेरा नाम संजय है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से निवास करता हूं, जहां पर एक मेरा छोटा सा गांव है और यहां पर इतने ज़्यादा संसाधन ना होने की वजह से मैं अपने देखो छत पर बैठा हूँ और जो स्टैंड है मेरा वो मैंने ईंटों का बना रखा है, उसके ऊपर फ़ोन रख कर के सामने बैठ के आप लोगों को स्टोरी सुना रहा हूँ। क्योंकि
कुछ दिनों तक तो मेरे साथ में एक लड़का जाता था, उसने मेरा जो मोबाइल है वो पकड़ लेता था, लेकिन अब कितना किसी को बोलते हैं तो कोई कहता है टाइम नहीं है, ये नहीं है। तो मैंने सोचा अपना खुद का ही जुगाड़ करके ये वीडियो बनाता हूँ, और आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो अपने पास भी हर एक चीज़ व्यवस्थाएं वगैरह होंगी। तो गाइस आप लोगों को सहयोग और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और गाइस जो भी मेरी गलतियां हैं, बोलने का तरीका है, मैं सुधार लूँगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना कि ये आप लोग आपकी गलती है, तो मैं ये ज़रूर सुधारूँगा। और गाइस आप लोगों को एडवांस में हैप्पी दिवाली। आपके घर में खुशियाँ आएँ, आप इस दिवाली पर बहुत ज़्यादा खुश रहें, आपके घर में धन लक्ष्मी आए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।